स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोचों के बारे में। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। ये क्या बताता है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कैसा या किस दिशा में परिवर्तन होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांगी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतः लोचदार मांग। प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है, परंतु कीमत के बढ़ने पर मांग शून्य हो जाती है, और ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत होती है। जिस तरह से डायग्राम में जब कीमत 10 रुपये है तो कहीं 10, 20, 30 की मांग की जा रही है, और कीमत के 15 से मांग शून्य हो जाती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग का मतलब क्या होता है कि कीमत का मात्रा पर कोई प्रभाव, जब मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीमत के बढ़ने या कम होने से मांग उतनी रहती है। कीमत 2 रुपये थी तब भी 10 इकाइयाँ मांग की जा रही थी, 4 पे भी 10 और 6 पे भी 10 है। ऐसे में हमारी जो मांग की लोच होती है वो शून्य होती है। इकाई लोचदार मांग का मतलब क्या है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है मांग में भी उतना परिवर्तन होता है। जिस तरह से हमारे डायग्राम में जब कीमत P से बढ़कर P1 हो गई है तो मात्रा Q से कम होकर उतनी ही मात्रा कम हो गई है। इकाई से अधिक लोचदार में क्या होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है। और इकाई से कम लोचदार का मतलब क्या है कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है और डिमांड में कम परिवर्तन होता है। नम मापने की विधियों की बात करें तो 3 विधियाँ आती हैं। कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि, ग्राफिक विधि, इसको बिंदु विधि या रेखीय विधि भी कहा जाता है। कुल व्यय विधि क्या है, जिसको डॉक्टर मार्शल ने प्रतिपादित किया था। डॉक्टर मार्शल क्या कहते हैं कि मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन और किस दिशा में होगा, इसको जान लेना चाहिए। ठीक है। कीमत बढ़े या कीमत कम हो और कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई होती है। कीमत बढ़े, कीमत कम हो परंतु कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई लोचदार होती है। कीमत बढ़े, कुल व्यय कम हो जाए, कीमत कम हो और कुल व्यय बढ़ जाए, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि कुल व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार। कीमत कम हो, कुल व्यय कम हो जाए, कीमत बढ़े, कुल व्यय बढ़ जाए, इसको तब लोच कैसी होती है, इकाई से कम लोचदार। जिसको हम डायग्राम और रेखा चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कीमत जब 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये है तो उसकी मात्रा 9, 8, 7 की जा रही है, और कुल व्यय उस पर 18, 24, 28 आ रहा है, यानी कि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। इसको उल्टा करें, 4, 3, 2 कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है, तो इकाई से कम लोचदार। जब कीमत 5 से बढ़कर 6 होती है तो इकाई जो मात्रा 6 से कम होकर 5 हो जाती है और कुल व्यय उतना ही रहता है, यानी कि कम कीमत 5 से बढ़कर 6 हो गई, 6 से कम होकर 5 और कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तो लोच कैसी होती है, इकाई लोचदार। जब कीमत बढ़े, कुल व्यय कम हो जाए, 28, 24, 18, और कीमत कम हो, कुल व्यय बढ़ जाए तो इकाई से अधिक लोचदार। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। एक तरफ हमारी प्राइस है, दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर है। जब कीमत OP है, मात्रा जो है व्यय जो है वो PQ किया जा रहा है, जब कीमत बढ़कर P1 हो गई है तो भी समान जो है व्यय किया जा रहा है तो इकाई लोचदार। कीमत P2 हो गई, कीमत बढ़ी, एक्सपेंडिचर कम हो गया और कीमत कम हुई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इकाई से अधिक लोचदार। कीमत P से P3 हुई, यानी कि कीमत कम हुई, एक्सपेंडिचर कम हो गया और कीमत बढ़ी तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इकाई से अधिक लोचदार। हमारी दूसरी विधि है मांग की लोच को मापने की, प्रतिशत या अनुपातिक विधि। इस विधि का प्रतिपादन भी डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे, मांग में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक मांग, मांग में जो परिवर्तन हुआ है बटे प्रारंभिक मांग गुणा में 100। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणा में 100। हम मांग में परिवर्तन को लिखेंगे Q1 माइनस Q। Q1 क्या नई मांग है और Q क्या है, प्रारंभिक मांग है, बटे में Q प्रारंभिक मांग। P1 माइनस P बटे में P। P1 नई कीमत, प्रारंभिक कीमत बटे में प्रारंभिक कीमत।
और Q1 माइनस Q को हमने लिखा डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P बटे में P। डेल्टा Q का मतलब कितना परिवर्तन हुआ, तो हम इसको करेंगे डेल्टा Q बटे में Q, इसको P को ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा P1 बटे में डेल्टा P। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है P/Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, जो कि प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच को मापने का फार्मूला है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत 4 से कम होकर 2 रुपये हो जाती है तो मांग 1 इकाई से बढ़कर 4 इकाई हो जाती है। तो कीमत क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या है 4, नई कीमत क्या है 2, कीमत में कितना चेंज हुआ -2। क्यों, प्रारंभिक मांग क्या है 1, नई मांग क्या है 4, मांग में कितना परिवर्तन हुआ 3। हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे 4, कीमत 4 बटे में 1, 3 बटे में -2, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 इकाई से अधिक लोचदार। इस सम की आप प्रैक्टिस करोगे। फिर हमारे पास आती है ग्राफिक विधि या बिंदु विधि। बिंदु विधि का प्रयोग क्या है कि किसी भी रेखा, जो हमारा मांग वक्र है उसके किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम किसी भी मांग वक्र के बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु से जो नीचे का भाग है उसको बिंदु से ऊपरी भाग से भाग दिया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बिंदु से नीचे वाला भाग बटे में बिंदु से ऊपर वाला भाग। जब मांग वक्र सीधी रेखा होती है तो इसको कैसे मापा जाता है, मान लीजिए ये हमारा P बिंदु जो बिल्कुल बीच में है तो Pn बटे में Pm, क्योंकि Pn और Pm क्या है बराबर हैं इसलिए लोच क्या होगी इकाई होगी। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर बटे में 3 सेंटीमीटर। ए बिंदु पर क्या है An बटे में Am, देख पा रहे हैं कि An ज़्यादा है Am कम है तो लोच क्या होगी इकाई से अधिक। बी बिंदु पर क्या है Bn बटे में Bm, तो Bn जो है Bm से कम है तो लोच क्या होगी इकाई से कम। n बिंदु पर बात करें तो 0 बटे में, क्योंकि n से नीचे का भाग नहीं है तो यहाँ मांग क्या होगी अनंत हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी अनंत होगी। और m बिंदु पर क्या है Mn बटे में 0, तो लोच क्या होगी 0। जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो तो हम क्या करेंगे, जब मांग वक्र सीधी रेखा नहीं होता तो मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी। मान लीजिए मांग वक्र इस तरह से कर्वी है, हमने इसके P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और फिर वही फार्मूला बिंदु से नीचे का भाग बटे में बिंदु से ऊपरी भाग। मांग की लोच को क्या प्रभावित करता है, वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को प्रभावित करती है। जो वस्तुएं अनिवार्य होती हैं उनकी मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत बढ़े या कम हो हम उसको चेंज नहीं कर पाते। और जो वस्तुएं विलासिता की वस्तु होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं यानी जैसे चाय की जगह पे कॉफ़ी, तो इनका क्या है कि एक की कीमत कम या ज़्यादा होने से हम दूसरी वस्तु खरीद लेंगे तो यहाँ मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं होते उनकी लोच कम लोचदार होती है। विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि जब इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम जरूरी अनिवार्य है जो उपयोग में खर्च करेंगे और कीमत कम होने पर हम इसके ज़्यादा प्रयोग करते हैं। भोक्ता की आय, जिन लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है या जिन लोगों की आय बहुत कम होती है उनकी मांग ज़्यादातर बेलोचदार होती है, और मध्यम वर्ग की मांग जो लोच होती है लोचदार होती है। भोक्ता की आदत, जिन वस्तुओं की लोगों की आदत बन चुकी होती है उनकी मांग ज़्यादातर बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीमत सर जो वस्तुएं ज़्यादा जो कम कीमत की होती हैं उनकी मांग ज़्यादातर बेलोचदार होती है, और जो अधिक कीमत की वस्तुएं होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है। थैंक यू।